मोदी जी को मोतियाबिंद हो गया है जी। हाँ, ये बात समझ लीजिए, मोतियाबिंद। हाँ, वो आंख में दिखाई नहीं देता। अब उनको कान से सुनाई भी कम देता है मोदी जी। अशोक चौधरी जब खुद ही चुनाव नहीं लड़ते, वो दूसरे दल के बारे में क्या भविष्यवाणी करेंगे। पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी को बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक इन्वेस्टमेंट करना होगा। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 करोड़ के परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ऐसे में आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह है, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहा, इसको किस नजरिए से देखते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथ भी लिया है। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया, इसको? आप जो चैनल पे चला रहे हैं, बिहार स्तर का चैनल है आपका, ये एक 13 करोड़ आबादी के राज्य में 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का क्या अर्थ हुआ। ये छोटी मोटी परियोजनाएं हैं। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो वहाँ पे 1-1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते, उद्घाटन करते हैं। जबकि आबादी में यह राज्य हमारे से आधा है। और जब बिहार में जाते हैं तो 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का वो भी रीपैकेजिंग है। पुराने पहले की परियोजनाएं हैं जो पार्लियामेंट से घोषित हैं या पहले से पास हैं। ऐसा नहीं है कि ये जा रहे हैं तो कोई नया यहाँ पे परियोजनाएं लेके जा रहे हैं। वही पुरानी परियोजनाओं को रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग है। वो भी कितने 10,000, 5,000 करोड़ का। जबकि यही दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो 1-1 लाख 50-50 हजार करोड़ की परियोजनाएं दे रहे हैं। बिहार में आप बता दें कि मोदी जी 4 सभा कर चुके। बिहार में कोई नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया इन्होंने? क्या बिहार को नया कोई एम्स दिया इन्होंने? क्या बिहार को नया कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया? कोई नया हेल्थ सेंटर दिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट? जब हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जो पलायन है वो इन्हीं विषयों को लेकर है। लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं। तो पलायन कैसे रुकेगा? पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी को बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे बिहार की जो माली हालत सुधर सके। क्योंकि हमारा जो कमाई है, जो सेविंग है किसानों की, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के दूसरे राज्य में चला जाता है। हमारा ब्रेन ड्रेन के साथ साथ वेल्थ ड्रेन हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। उसकी चिंता अगर देश के प्रधानमंत्री, पूरे बिहार के सांसदों के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा इन विषयों की मांग नहीं होती। क्या है, आप कुछ सड़क और रेल में पैसा लगा रहे हैं। आप बता दें कि पटना से दिल्ली जाने के लिए 1 महीना पहले रिजर्वेशन लेने के बाद भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। आप पत्रकार हैं, दिल्ली में हैं, आप जाना चाहें बिहार तो कोई ट्रेन है? राजधानी और संपूर्ण क्रांति 15-20 साल पहले चली थी। इस 20 सालों में पटना जाने के लिए कोई नया ट्रेन खुला? ये 11 साल से सरकार में बैठे हुए लोग हैं। इसके बाद भी लोग कहते हैं जो विकास है, यह विकास नहीं विनाश है। केवल दिल्ली से लेकर के कोलकाता, हावड़ा जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट जोड़ने के लिए कुछ हाईवेज बना रहे हैं, इसलिए कि इनको अपनी दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके गुजरात तक का माल बिहार और उन राज्यों में खपाना है। इसीलिए थोड़ा सा सड़कों में पैसा लगा रहे हैं। हमारी जो मांग वास्तविक है कि बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार सृजन हो, इसके लिए बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत है। शिक्षा स्वास्थ्य ठीक हो, कृषि व्यवस्था ठीक हो, चीनी मिलें हमारी चालू हो, फूड प्रोसेसिंग की यूनिटें चालू हो। उसमें एक भी पैसा प्रधानमंत्री 4 सभाओं में जाने के बाद भी आज तक नहीं किया। इससे बड़ा दुखद क्या होगा? अच्छा सर, आज प्रधानमंत्री जी मन से इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि लालटेन और पंजा वाले कहते हैं कि परिवार का साथ, परिवार का विकास, लेकिन हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी के साथ मंच पर जितने लोग हैं उसमें आधे से अधिक लोग परिवारवाद से आए हैं। मोदी जी के पार्टी के जितने सांसद हैं उसमें आधा दर्जन से ज्यादा उनके पिता सांसद बिहार में रहे हैं। अभी जो आयोग बिहार में नेशनल दामाद आयोग जो बना है, जितने एनडीए का, जो उसमें सभी लोग के दामाद हैं या भाई हैं या बहनोई हैं या रिश्तेदार लोग हैं, पत्नियां हैं। मोदी जी को नहीं दिखाई देता। मोदी जी को मोतियाबिंद हो गया है। हाँ, ये बात समझ लीजिए, मोतियाबिंद। हाँ, वो आंख में दिखाई नहीं देता।
अब उनको कान से सुनाई भी कम देता है मोदी जी। अच्छा सर, आज नीतीश कुमार मंच से कह रहे थे कि 2005 से पहले महिलाएं निकलती थी घर से, क्या स्थिति था? जंगल राज का बात होता है, युवा लोग तो जंगल राज देखा ही नहीं। युवा तो देखें कि नीतीश कुमार में जो गरीब घर की बच्चियां आश्रय के लिए जो शेल्टर होम्स में जाती थी, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर है, उनके साथ बलात्कार हुआ, दुराचार हुआ, उनकी हत्याएं की गई। बिहार का एक एक युवा ये जानता है बिहार का। लाखों महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुराचार, रेप हुआ। इन 20 सालों में वो नीतीश कुमार का राज है। नीतीश कुमार के राज में महिलाओं के साथ जितना अपमानजनक व्यवहार हुआ और उनको ठगने के लिए जीविका एक मिशन लाया गया, जिसमें उन लोगों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार है, उनको छोटे से कंपनसेशन के लिए लोग अधिकारियों के आगे पीछे घूमना होता है और नीतीश कुमार मोदी की रैलियों में जाना होता है। अगर ये न जाए तो उनको जो थोड़ा बहुत उनको इंसेंटिव मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। इस स्तर की ब्लैकमेलिंग तो नीतीश कुमार मोदी जी को ही शोभा देता है। एक जने ने तो बिना तलाक का ही अपनी औरत को छोड़ दिया मोदी जी, और एक दूसरे इतने काबिल थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उनकी औरत नहीं रही, मर गई। वो जांच का विषय था, खैर वो सरकार में थे, क्या जांच होगा। ये हैं लोग, दोनों जीते जी अपनी पत्नियों के साथ जो न्याय नहीं किए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वो बिहार के महिलाओं से न्याय की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आज सर अंबेडकर जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अंबेडकर साहब को दिल में रखता हूं, लेकिन आरजेडी वाले अंबेडकर साहब को पैर पे रखते हैं। लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने बात कहा। मोदी जी सच में अंबेडकर साहब को दिल में रखते हैं वोट के लिए। मोदी जी को और आरएसएस को कभी भारत के संविधान में विश्वास नहीं था। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कहे थे कि हम देश का संविधान बदलेंगे, जिसको अंबेडकर साहब ने बनाया। जो अंबेडकर साहब ने तिरंगा झंडा को सम्मान दिलवाया, उस तिरंगा झंडा को आरएसएस नागपुर ने अपने मुख्यालय पर लगाने से मना कर दिया कि यह नकली आजादी मिली है हमको। ये लोग क्या बात करेंगे अंबेडकर साहब का, भारत के संविधान में जिसकी आस्था नहीं। ये पूरा चुनाव ही ये लड़ रहे थे कि हम देश का संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा लगा रहे थे। लोगों ने पूछा भाजपा से किस बात के लिए 400, तो कहा कि हमको देश का संविधान बदलना है। ये देश के संविधान बदलने वाले लोग हैं। इनको अंबेडकर साहब केवल वोट बैंक के लिए कभी कभी नाम ले लेते हैं, कभी कभी फूल चढ़ा देते हैं, नहीं तो भाजपा और आरएसएस से बड़ा अंबेडकर साहब का विरोधी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। कल तेजस्वी प्रसाद यादव के घर के सामने जिस तरीके से फायरिंग हुई, उसके बाद रात में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी गई, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बिहार में राक्षस राज है। ये लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं कि ये मीडिया के हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए अपराध को छुपाने के गुनाहगार लोग हैं भाजपा और जदयू के लोग, नीतीश कुमार मोदी जी पिछले 20 साल से। अन्यथा जिस स्तर पे अपराध हुए हैं वह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा अपराध हुए हैं। वह राक्षस राज है, ये राक्षस राज। लेकिन ये हिंदी मीडिया के हेडलाइंस को मैनेज करके इस बात को लोग जाने नहीं देते थे। लेकिन कितना दिन छुपेगा। पूरा जिस तरह से बिहार में अराजकता है, पटना मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उस इलाके में, वीआईपी इलाके में अपराध हो रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जैसा लोग सक्रिय है वहां पर। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से पूरे बिहार में अपराध को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि नीतीश कुमार की सरकार वहां और मोदी की सरकार जो संयुक्त सरकार है फेल कर गई। अच्छा, आप लोग बार बार एक चीज का तेजस्वी यादव भी जिक्र करते हैं, भुज्जा पार्टी। हम जरा समझना चाहते हैं आखिर ये भुज्जा पार्टी में आप लोग किस किस नेता को रखे हैं? भुज्जा पार्टी में कई लोग हैं, उसमें एक परमानेंट मेंबर है, एक शॉर्ट टर्म मेंबर भी होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे लोग ये वो भुज्जा पार्टी के परमानेंट मेंबर हैं। दीपक कुमार जो अधिकारी हैं, परेश वर्मा अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, और ये फैसले लेते हैं कि बिहार में किस तरीके से, बिहार में किस कमीशन कैसे वसूला जाए, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कैसे किया जाए, विभागों के पैसे कैसे लूट लिए जाए, परिवार के लोगों को कैसे आयोग में एडजस्ट कर दिया जाए। इस तरह के जितने भी खराब काम है, घृणित काम है, इसमें ये लोग भुज्जा पार्टी के लोग शरीक है। और बिहार का तो बच्चा जान गया है कि भुज्जा पार्टी ही सरकार चला रही है। नीतीश कुमार तो मुखौटा मुख्यमंत्री हैं बिहार के। निशांत को राजनीति में लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनको राजनीति में आना चाहिए? आप लोग बार बार कह रहे थे, तेजस्वी भी कह रहे हैं उनको आना चाहिए, लेकिन
भुजा पार्टी वाले आने नहीं दे रहे हैं? देखिए, एक सही समय पर अगर नेतृत्व जेडीयू नहीं तय करेगा तो जेडीयू की पूरी पार्टी समाप्त हो जाएगी और भाजपा उसको नेस्तनाबूद कर देगा। ये उदाहरण है देश के स्तर पे। आप अकाली दल के को समाप्त कर दिया, भाजपा उसके सहयोगी दल थे। बिजू पटनायक भाजपा के सहयोगी थे, उस दल को नष्ट कर दिया। जेडीएस उनका सहयोगी दल था, कर्नाटक में उसको नष्ट कर दिया। या हरियाणा में दुष्यंत चौटाला उनके सहयोगी थे, आज कहाँ पर हैं? उस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं रहा। आप आंध्र प्रदेश में जो थे पहले वाले जो रेड्डी, वो आज कहाँ है? समाप्त कर दिया। तो भाजपा जैसी पार्टी है जो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होकर के देश की राजनीति में आगे बढ़ रही है और अपने सहयोगी दलों को एक एक करके धाराशायी और समाप्त कर रही है। अब वो नंबर बिहार में नीतीश कुमार और जेडीयू का है। हम लोगों की किसी की भी इच्छा होगी कि एक समाजवादी धड़ा से निकला हुआ संगठन वो जिंदा रहना चाहिए, उसका नेतृत्व न कि भाजपा के सामने घुटना टेक होना चाहिए। ये हम लोग उम्मीद नहीं पाले हुए हैं, लेकिन भुजा पार्टी लगता है कि जेडीयू को भाजपा के यहाँ गिरवी रख दिया, सरेंडर कर दिया। इसीलिए अगर निशांत जी आते हैं राजनीति में तो स्वागत है कि पार्टी तो जिंदा रहेगी। अच्छा सर, आखिरी में हम एक सवाल लेना चाहेंगे। जीतन राम मांझी से ट्वीट करके 2 दिन पहले कह रहे थे कि मुस्लिम सिर्फ वोट देने के लिए है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, मंत्री बनेंगे तेज प्रताप जी, सांसद बनेंगे मीसा भारती जी, तो क्या सिर्फ मुसलमान वोट लेने के लिए है? देखिए, वोट तो लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है और वो विचारधारा सबको जानकारी है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के आधार पे जो राष्ट्रीय जनता दल हम चलाते हैं उसके आधार पे हमको वोट मिलते हैं। लेकिन मांझी जी ये नहीं बता पाए आज तक कि उनकी पार्टी किस विचारधारा के आधार पे वोट लड़ती है और किस विचारधारा पे वोट मिलता है उस पार्टी को। और अभी तक जितनी उनके पास पद आए वो अपने परिवार में रख लिया उन्होंने। एमएलए उनकी बहू, उनके बेटा हैं, उनके घर के लोग एमएलसी हैं, उनके घर के लोग सांसद हैं, मांझी जी सांसद है, केंद्र मंत्री हैं और ये आयोग भी बना उसमें भी मांझी जी के ही परिवार के लोग हैं। तो उनकी पार्टी में जितने पद आए वो केवल मांझी जी के परिवार में। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में 75-80 एमएलए हैं, 9 सांसद हैं, हमारे दर्जनों हमारे पास एमएलसी हैं, पार्टी के प्रमुख पद हैं, सभी गैर जातियों को मिलता है। परिवार के भी कुछ लोग उसमें हैं, लेकिन मांझी जी में तो पार्टी है ही नहीं, केवल परिवार है। अब ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके बारे में पूरा बिहार का एक एक आदमी जानता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए किसी के दरवाजे पर कभी भी चले जाएंगे, किसी भी दल में चले जाएंगे। कल सत्ता दूसरे दल की आ जाएगी तो वहां भी एक खड़ा मिलेगी आपको। अब उनका कोई सहयोग ले न ले अलग बात है, लेकिन वहां भी दिखाई देंगे। अच्छा, आखिरी में एक छोटा सा रिएक्शन हम इस पे चाहेंगे कि अशोक चौधरी जी कह रहे थे कि इस बार आरजेडी मात्र 25 सीट पे सिमट कर रह जाएगी। अशोक चौधरी जब खुद ही चुनाव नहीं लड़ते, वो दूसरे दल के बारे में क्या भविष्यवाणी करेंगे? अशोक चौधरी इसी भय से चुनाव लड़ना बंद कर दिया। ये डरे हुए लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और जो डरे हुए लोग हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना है उनके बयान का क्या अर्थ है लोकतंत्र में? ये इलेक्टेड लोग तो है नहीं, सिलेक्टेड लोग हैं। तो इसी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं ऐसे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या राय रखते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।